दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास 12th फेल, जिसे लिखा है अनुराग पाठक ने। दोस्तों मैं अब तक इसके 21 कड़ियों का वाचन अपने पिछले वाचन क्रम में कर चुका हूँ। दोस्तों अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 22वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मनोज के पिता पर हाईकोर्ट ने कृपा कर दी और उन्हें बहाल कर दिया। मनोज के पैसे की समस्या अब कम हो गई। प्रीलिम्स में फेल होने के बाद उसने इस साल फिर से अच्छी मेहनत कर ली थी। उसे उम्मीद थी कि इस साल वह प्रीलिम्स जरूर क्लियर कर लेगा। हर साल नवंबर तक आने वाला पीएससी का विज्ञापन इस साल नवंबर खत्म होने तक नहीं आया। विज्ञापन न आने के कारण तैयारी करने वाले लड़कों की बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन अचानक अखबार में पढ़ने को मिला कि सरकारी खर्चे में कटौती करने के लिए इस साल मध्य प्रदेश में पीएससी की परीक्षा आयोजित नहीं होगी। पूरे प्रदेश में पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों के लिए यह बुरी खबर थी। पीली कोठी में भी निराशा का वातावरण छा गया। पीली कोठी के लड़के मनोज के कमरे पर आज की इस खबर से दुखी बैठे थे और भविष्य की प्लानिंग पर बात कर रहे थे। जगमोहन ने कहा, जब पीएससी की परीक्षा ही आयोजित नहीं होगी तो कितना भी पढ़ लो, उससे होगा क्या। मैंने तो तय कर लिया है कि मैं अपने पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभालूंगा। दतिया का गुप्ता दुखी स्वर में बोला, मेरी पहली प्रीलिम्स क्लियर हो गई थी, पर उसके बाद 2 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। लेकिन इस बार तो मेरी तैयारी ऐसी हो गई कि दिलीप भाई साहब जैसी डीएसपी की पोस्ट मुझे जरूर मिलती, पर जब परीक्षा ही नहीं होगी तो पोस्ट कहाँ से मिलेगी। बड़बोले गुप्ता ने अपनी तैयारी को बढ़ा चढ़ाकर बताया। पांडे ने निराश माहौल में उम्मीद की राह दिखाई। जहां चाह वहां राह। हमें अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान पीएससी की तैयारी करनी चाहिए। गुप्ता ने पांडे की बात काटते हुए कहा, तुम कछु नहीं जानते। दूसरे स्टेट वालों का यूपी और राजस्थान में सिलेक्शन नहीं होता। इंटरव्यू में 200 में से 30 नंबर देकर भगा देते हैं। प्रतियोगी लड़कों को बहुत ढूंढने पर भी आगे की तैयारी की कोई राह नहीं दिख रही थी। मनोज ने निराश होकर कहा, हम लोग अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। सुदीप भी इस महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो गए। सुदीप ने कहा, तुम लोगों को अब आईएएस पर ध्यान देना चाहिए। राज्य लोक सेवा का अब कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए संघ लोक सेवा पर फोकस करो। आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स और दूसरी अखिल भारतीय और सेंट्रल सर्विस के लिए संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली परीक्षा आयोजित करता है, पर मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी करने वालों के लिए आईएएस आईपीएस की तैयारी करना दीवा स्वप्न के समान ही था। सब जानते थे कि आईएएस या आईपीएस बनने का स्टैंडर्ड उन लोगों का नहीं है। सुदीप का सुझाव वहां बैठे सब लड़कों को अपनी पढ़ाई के स्तर से बहुत आगे का लगा। आईएएस की परीक्षा पास करना गुप्ता की कल्पना से ही बाहर था। उसने सुदीप से कहा, सर आईएएस आईपीएस तो बहुत कठिन है, उसकी तो कभी प्री भी नहीं निकलेगी। मेहनत करके पीएससी में तो कहीं लटक सकते थे, पर आईएएस में होना तो नामुमकिन है। कुछ देर पहले डीएसपी बनने का दावा करने वाला गुप्ता अब वापस पीएससी में लटकने की बात करने लगा। पांडे ने सुदीप को ही आईना दिखा दिया, आपने भी तो आईएएस की मुख्य परीक्षा 3 बार दी थी, पर एक बार भी इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए। सुदीप ने लड़कों को प्रेरित किया, मैं लास्ट अटेम्प्ट में केवल 6 महीने ही दिल्ली के जिया सराय में रहकर पढ़ा। मैं जानता हूं कि यदि तुम लोग 2 साल दिल्ली में आईएएस की कोचिंग करोगे तो आईएएस कोई बहुत कठिन नहीं है। वहां कोई आसमान से लड़के नहीं आते। मनोज का खोया आत्मविश्वास सुदीप की बातें सुनकर लौट आया। उसने अपने भीतर जोश को महसूस किया और सुदीप से कहा, यह सपना नौकरी पाने का सपना नहीं है, खुद को साबित करने का सपना है। रास्ता जो हमने चुना है उसी पर चलकर हमें स्वयं को साबित करना है। भय आशंका तो लड़ाई में रहती ही है, वह नहीं रहे तो लड़ाई कैसी। इसलिए अब कुछ भी हो जाए मैं आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा देकर दिल्ली कोचिंग करने जाऊंगा। इस दुनिया की कोई ताकत मुझे सफल होने से रोक नहीं सकती। मनोज ने पता नहीं कहां से अपने भीतर ताकत भरी और उस ताकत के प्रभाव से एक मजबूत संकल्प सभी लड़कों के सामने लिया। गुप्ता ने मनोज की हंसी उड़ाते हुए कहा, एमपी पीएससी की प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं हुई,
चले आईएएस आईपीएस की परीक्षा क्लियर करने। दिन में सपने देखना छोड़ दो मनोज। आईएएस आईपीएस हम जैसे गांव के सरकारी हिंदी मीडियम के लड़कों के लिए बनना असंभव है। एमएलबी कॉलेज से कितने निकले हैं आज तक आईएएस आईपीएस? जीरो। आईआईटी दिल्ली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी जगहों से निकलते हैं आईएएस आईपीएस। गुप्ता की नकारात्मक बात पर ध्यान दिए बिना मनोज ने उत्साह से कहा, कुछ भी हो तुम सब देखना, मेरी पहली बार में आईएएस प्रीलिम्स क्लियर होगी और मैं मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली जाऊंगा। निराशा के वातावरण में मनोज ने हिम्मत और उम्मीदों को नहीं छोड़ा। गुप्ता नहीं माना, उसने अपनी बात जारी रखी। ग्वालियर का लड़का आईएएस का प्रीलिम्स ही निकाल ले, यही बड़ी बात है। ख्याली पुलाव मत पकाओ मनोज, सुदीप जी तो सीनियर हैं, वे ही बता दें ग्वालियर के कितने लोग प्रॉपर आईएएस आईपीएस बन गए हैं। गुप्ता की बात सुनकर सुदीप ने ग्वालियर के कुछ लड़कों के नाम याद किए जो आईएएस या आईपीएस बने हों, पर उन्हें कोई नाम याद नहीं आया। लेकिन सुदीप फिर भी अपनी बात पर टिके रहे। अब तक नहीं बने तो अब बनेंगे और आप लोग ही शुरुआत करेंगे। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद हिम्मत करते हैं। सुदीप ने पीली कोठी के निराश लड़कों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करते हैं, उसके लिए किताबें एवं उन्हें पढ़ने के तरीके सुदीप से मनोज ने समझ लिया। अब मनोज पीली कोठी में पांडे के साथ आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी करने लगा। 4 महीने सुदीप के बताए गए तरीके से उसने आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी जमकर की और मई में आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा दे दी। उसने अपनी डायरी में लिखा, आईएएस प्रीलिम्स अच्छा हुआ है, मैं पूरी ताकत से मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन पैसा फिर प्रॉब्लम करेगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा। आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा से मुख्य परीक्षा तक लगभग 5 महीने का वक्त मिलता है। यह 5 महीने प्रतियोगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रीलिम्स के रिजल्ट के इंतजार में यह 2 महीने बर्बाद नहीं किए जा सकते। आदर्श तरीका यही है कि प्रीलिम्स परीक्षा के तुरंत बाद बिना उसके रिजल्ट का इंतजार किए मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाया जाए। मनोज ने जब सुदीप की यह सलाह सुनी तो उसने दिल्ली जाने का निर्णय ले लिया। पांडे ने डर और कम तैयारी के कारण आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन भविष्य की तैयारी के लिए पांडे भी मनोज के साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। दिल्ली के लिए पैसा एकत्र करना मनोज की बड़ी समस्या थी। मनोज ने दिल्ली जाने के लिए पैसों की उम्मीद से अपने पिता को फोन किया। पिता ने मनोज से कहा, ये अब मेरो रुको पैसा ना दे रहे, डिप्टी डायरेक्टर को तो मैं देख लोगे, ऐसी जगह फंसाओगे कि याद रखोगे। सस्पेंशन के समय पिता का मुख्यालय ढिंढोरी से झबुआ कर दिया गया था, पर पिता एक जगह टिके रहने की अपनी आदत के कारण झबुआ नहीं गए। इस कारण डिप्टी डायरेक्टर ने उनके सस्पेंशन का 1 साल का आधा वेतन भी रोक लिया था। मनोज ने अपनी माँ से दिल्ली जाने के लिए 10,000 रुपये मांगे। माँ ने किसी तरह जेवर गिरवी रखकर पंडित कालीचरण से रुपये उधार लेकर मनोज को दे दिए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे 12th फेल उपन्यास के 22वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 23वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मनोज और पांडे सपनों और उम्मीदों से भरी दिल्ली पहुंच गए। निजामुद्दीन स्टेशन से किंग्सवे के ऑटो से और वहां से रिक्शे से मुखर्जी नगर। बोरियों में किताबें भरे दोनों रिक्शे में बैठे उत्सुकता और कौतूहल से मुखर्जी नगर में जगह जगह लगे आईएएस कोचिंग सेंटर के बोर्ड देख रहे थे। आईएएस की परीक्षा में सफल हो चुके प्रतियोगियों के फोटो लगे होर्डिंग देखकर दोनों अचंभित हुए जा रहे थे। मुखर्जी नगर आने वाला हर स्टूडेंट इसी उम्मीद और सपने को पाले हुए यहाँ आता है कि कभी वह भी सफल होगा और उसकी तस्वीर भी होर्डिंग पर लगेगी। पर कौन सफल होकर अपना सपना पूरा करेगा और कौन असफल होकर वापस चला जाएगा, कोई नहीं जानता। साल में 400-500 लोग ही सफल होंगे, क्योंकि उतने ही पद हर साल निकलते हैं। लेकिन परीक्षा देने वाले तो हजारों लाखों में हैं। बाकी का क्या, वे तो अपने सारे अटेम्प्ट्स पूरे करके असफल और निराश होकर चले जाते हैं। पर असफलता का अनुपात ज्यादा होने के बावजूद उम्मीद तो नहीं छोड़ी जा सकती। बिना संघर्ष के हार भी तो नहीं मानी जा सकती। इसलिए असफलता और हार की आशंकाओं को भुलाकर जीत के संकल्प को लिए हजारों स्टूडेंट
हर साल मुखर्जी नगर आते हैं। मुखर्जी नगर दिल्ली शहर की एक सामान्य कॉलोनी न रहकर सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान से भरे देश के तमाम युवाओं की कर्मभूमि बन गई है। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए किसी तीर से कम नहीं है मुखर्जी नगर। मनोज के मन में मुखर्जी नगर के प्रति एक पवित्र एहसास सा भर गया। आश्चर्य उत्सुकता से मुखर्जी नगर को देखता हुआ मनोज सम्मोहित हुआ जा रहा था। कोचिंग के बाहर चाय जूस की दुकानों के सामने तैयारी करने वाले लड़के लड़कियां खड़े हुए थे। कुछ लड़के किताबों की दुकान पर पत्रिकाएं पलट रहे थे। कोई प्रीलिम्स के पेपर में आए किसी प्रश्न के सही उत्तर को जानने के लिए आपस में बहस कर रहा था। कोई हाल में ही घटित किसी समसामयिक घटना पर चर्चा कर रहा था। पूरा मुखर्जी नगर जैसे पढ़ाई में डूबा हुआ था। मनोज को पढ़ाई का यह माहौल देखकर अद्भुत खुशी हो रही थी। पढ़ाई का ऐसा माहौल उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने महसूस किया कि अभी तक वह व्यर्थ ही ग्वालियर में अपना समय नष्ट कर रहा था। पहली बार वह सही जगह आया है। मनोज और पांडे ने मुखर्जी नगर में लगे हुए नेहरू विहार केसी ब्लॉक में कमरा किराए पर ले लिया। नेहरू विहार मुखर्जी नगर से कम समृद्ध बस्ती थी। सकरी गलियों में 3-4 मंजिलों के मकान नेहरू विहार के कमरे मुखर्जी नगर से सस्ते थे, इसलिए कम पैसा खर्च करने वाले लड़के नेहरू विहार में रहते थे। मनोज मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य की कोचिंग करना चाहता था। दिल्ली आने से कुछ दिन पहले पीएससी की उस परीक्षा का रिजल्ट आया था जिसकी प्रीलिम्स मनोज क्लियर नहीं कर पाया था। सुदीप उसमें डिप्टी जेलर बन गए थे। बुंदेला नाम का एक लड़का उस परीक्षा में पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर आया था। एक पत्रिका में दिए अपने इंटरव्यू में उस लड़के ने हिंदी साहित्य में आए अपने अधिक नंबर का श्रेय दृष्टि कोचिंग में पढ़ाने वाले विकास दिव्यकीर्ति सर को दिया था। इस कारण मनोज विकास सर के यहाँ हिंदी साहित्य की कोचिंग करना चाहता था। 7,000 फीस जमा करके मनोज ने विकास सर की कोचिंग में एडमिशन ले लिया। पांडे अपने आप को हिंदी का विद्वान मानता था, इसलिए उसने विकास सर के यहाँ कोचिंग न करने का फैसला लिया। हिंदी साहित्य की दृष्टि कोचिंग बत्रा सिनेमा के पीछे एक बिल्डिंग के बेसमेंट में लगती थी। केबिन में कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम बैठती थी। मनोज की पहले ही दिन कुछ लड़कों से बात हुई जो क्लास के बाहर खड़े थे और कोचिंग में कुछ दिन पहले से आ रहे थे। ये लड़के देश के कोने कोने से यहाँ पढ़ने आए थे। कुछ लड़के अपने राज्य की पीएससी में पहले से ही सिलेक्ट हो चुके थे। वे अब यहाँ आईएएस या आईपीएस बनने आए थे। कुछ लड़के लड़कियाँ 2-2, 3-3 बार आईएएस का इंटरव्यू दे चुके थे। प्रीलिम्स परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा देने वाले तो तमाम लड़के मनोज को मिल गए। ग्वालियर में तो मुश्किल से कोई आईएएस की प्रीलिम्स क्लियर कर पाता है और यहाँ तो इंटरव्यू दिए लड़कों की भरमार है। आश्चर्य और खुशी के साथ साथ मनोज के मन में घबराहट भी हो रही थी। क्या वह इतने योग्य और इतने स्टेट सर्विस में सिलेक्ट लड़कों से कम्पीट कर पाएगा? उसे लगा कि इन लोगों के सामने वह कुछ भी नहीं है। वह 12th फेल का कलंक लिए यहाँ आया है और यहाँ सब विद्वान और सफल लोग हैं। पता नहीं वह कैसे टिक पाएगा इन लोगों के बीच। 1 महीना हो गया मनोज को विकास सर की क्लास में जाते हुए। अजीब सा आकर्षण था विकास सर के पढ़ाने में। क्लास के सभी लड़के लड़कियां उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। विकास सर ने अब तक पढ़ाए गए सिलेबस का टेस्ट लेने की घोषणा की। क्लास खत्म होने पर जब मनोज क्लास के बाहर गया तो कुछ लड़के चाय की दुकान पर झुंड में खड़े थे और 3 दिन बाद होने वाले टेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मनोज भी उनके साथ खड़ा हो गया। एक लड़के ने कहा, हिंदी साहित्य में विकास सर ने जिसका लिखा हुआ पसंद कर लिया, समझो वह जरूर आईएएस या आईपीएस बनेगा। पिछले साल दीपेंद्र नाम के लड़के के बारे में विकास सर ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यह आईएएस या आईपीएस बनेगा। उसी साल दीपेंद्र आईएएस बन गया। एक दूसरा लड़का कट चाय पीते हुए बोला, तो विकास सर इस साल मेरे बारे में घोषणा करेंगे। मैंने जयशंकर प्रसाद पर कम से कम 5 किताबें पढ़ी हैं। मैं प्रसाद पर ऐसा उत्तर लिखूंगा कि विकास सर को भी लगेगा कि ऐसा धुरंधर कौन आ गया उनकी क्लास में। इसके साथ ही उस लड़के ने प्रसाद की कामायनी कविता सुनानी शुरू कर दी। लड़का तब तक कविता सुनाता रहा जब तक उसके साथ वाले लड़के ने उसे रोका नहीं। मनोज को इस कविता की शुरुआती 4 पंक्तियां ही याद थी। एक लड़के के मुंह से इतनी लंबी कविता सुनकर मनोज आश्चर्यचकित रह गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली तैयारी करने आए एक लड़के ने इलाहाबाद को याद करते हुए कहा, कोई कुछ भी कहे, मैं ताराचंद होटल में था तब से सजीव को जानता हूँ। एमए हिंदी गोल्ड मेडलिस्ट है यह आदमी, वह भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से।
ये टेस्ट टॉप न करे तो मेरा नाम बदल देना। साथ में खड़े संजीव जी केवल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अपनी प्रशंसा के बदले में उन्होंने प्रशंसा करने वाले लड़के के चाय के पैसे अदा कर दिए। एक लड़के ने अलग राग अलापा, मुझे तो लगता है कि टेस्ट में राहुल रुसिया टॉप करेंगे। यूपीपीएससी में 2 बार सिलेक्ट हो चुके हैं, एक बार ट्रेड टैक्स में और दूसरी बार डीएसपी बने। राहुल रुसिया ने अपनी लंबी बाहें हवाई जहाज के डैनो जैसी फैलाकर अपने समर्थक को गले लगा लिया। मनोज ऐसे विद्वानों को देखकर घबरा गया। इनके सामने वह कहीं नहीं ठहरता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन लड़कों जैसा योग्य और विद्वान बनने के लिए कितना और कब तक पढ़ना पड़ेगा। विद्वान और पूर्व से सिलेक्ट लड़कों के सामने अपनी कमजोर स्थिति से निराश वह अपने कमरे की ओर चल दिया। मनोज जानता था कि मुख्य परीक्षा में पास होने के लिए हिंदी में अच्छे नंबर लाना जरूरी है, इसलिए वह विकास सर के टेस्ट को बहुत गंभीरता से देना चाह रहा था। यदि इस टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो वह समझ जाएगा कि उसकी पढ़ाई की दिशा और लेखन शैली आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए एकदम सही है। कमरे पर पहुंचकर उसने पांडे को अपने मन की इच्छा बताई। हिंदी के विद्वान पांडे ने मनोज को ज्ञान दिया, तुम्हें यदि टेस्ट में अच्छे नंबर लाना है तो सबसे अलग लिखना पड़ेगा। भाषा शैली इतनी खतरनाक और आतंकित करने वाली हो कि कॉपी चेक करने वाला हैरान रह जाए। उसे आपका उत्तर 2-3 बार पढ़ना पड़े, जब तक वह आपको विद्वान नहीं मानेगा अच्छे नंबर नहीं देगा। इतना कहकर पांडे ने निराला पर लिखी 5-6 किताबें मनोज के सामने रखी और बोला, इन किताबों में निराला की कविताओं पर बहुत गहराई से लिखा है, इन्हें अपना बेस बनाओ। रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, सूर्य प्रसाद दीक्षित जैसे विद्वान लेखकों की किताबें मनोज के सामने थीं। मनोज ने किताबों को देखकर कहा, ये किताबें मैंने पढ़ी हैं, बहुत श्रेष्ठ लिखा है, पर इनसे प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाएंगे? 200 पेज की इन किताबों से 600 शब्दों का उत्तर लिखना बहुत कठिन काम है। ज्ञान के इन अमृत कुंडों में से कौन सा अमृत बिंदुओं को लेकर अपना उत्तर लिखना चाहिए, यह मनोज को समझ नहीं आ रहा था। अब वह कन्फ्यूजन की स्थिति में था। उसने एक किताब उठाई और पढ़ने लगा। 1 घंटा पढ़ने के बाद वह समझ गया कि इन किताबों से ज्ञान तो बढ़ाया जा सकता है, पर परीक्षा के प्रश्न का सटीक उत्तर लिखना मुश्किल है। उसने किताबें वापस रख दी। कुछ देर बाद उसने विकास सर के क्लास नोट उठा लिए और उन्हें पढ़ने लगा। क्योंकि उनके क्लास में विकास सर के लेक्चर भी सुने थे, इसलिए वह नोट्स उसे अच्छे तरह से समझ आ रहे थे। जटिलता नहीं थी उनमें। सरल भाषा और विस्तार से विकास सर ने टॉपिक समझाया था। मनोज ने तय किया कि वह इन्हीं नोट्स को टेस्ट के लिए पढ़ेगा। टेस्ट हो गया। टेस्ट के अगले दिन विकास सर ने क्लास में पूछा, मनोज कुमार शर्मा कौन है? मनोज ने अपना हाथ उठाया। विकास सर ने कहा, इस लड़के में आईएएस एग्जाम क्लियर करने की क्षमता है। टेस्ट में इसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। मनोज को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसके उत्तर इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं कि विद्वानों से भरी क्लास में वह टॉप कर सके? क्या उसने सच में सबसे अच्छा लिखा है? इलाहाबाद के विद्वानों से भी अच्छा? स्टेट सर्विस में सिलेक्टेड लड़कों से भी बेहतर? मनोज आज पूरी क्लास में हीरो बन गया। सभी लड़के लड़कियां उसकी तरफ देख रहे थे। उसने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। विकास सर की प्रशंसा पाने के लिए क्लास के सभी लड़के लड़कियों में होड़ लगी रहती थी। विद्यार्थियों की तारीफ करने में कंजूसी बरतने वाले विकास सर ने उसकी भरपूर तारीफ की थी, जिस कारण वह आज क्लास में सभी के आकर्षण का केंद्र बन गया। जब वह क्लास से निकला तो कुछ लड़कियों ने उसे घेर लिया। लड़कियों को उसमें भविष्य का आईएएस या आईपीएस दिखाई दे रहा था। लड़कियां उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी। आपने इतने अच्छे उत्तर कैसे लिखे? आप किस लेखक की किताब पढ़ते हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप किस स्टेट में सिलेक्ट हो चुके हैं? आपको आईएएस बनना है या आईपीएस? आपका यह कौन सा अटेम्प्ट है? लड़कियों ने नए नए योग्य सिद्ध हुए मनोज पर प्रश्नों की बौछार कर दी। मनोज एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता, तब तक दूसरा प्रश्न दाग दिया जाता, और यह सब इतनी गति से हुआ कि वह एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि 1 महीने में ही वह दिल्ली में अपनी ऐसी मनमोहक पहचान बना लेगा। वह अभिभूत सा लड़कियों से घिरा खड़ा रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक टेस्ट में टॉप करने से उसे इतना सम्मान मिलेगा। क्या विकास सर के मूल्यांकन का इतना महत्व है?
वह कोचिंग से अपने कमरे की ओर जाने लगा, तभी एक लड़की उसके पास आई। उस लड़की ने मनोज के साथ चलते हुए कहा, मेरा नाम सुप्रिया है, मैं राजस्थान से हूँ, इसी साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनी हूँ, अब यहाँ आईएएस बनने आई हूँ। लड़की मनोज की तारीफ करते हुए उसके साथ चलती रही। लड़की का हॉस्टल आ गया, उसने मनोज से विदा ली। अच्छा बाय, कल मिलते हैं। लड़की ने मनोज से मेलजोल बढ़ाने का संकेत दे दिए। मनोज आज फूला नहीं समा रहा था। हमेशा लोगों की नज़र में श्रेष्ठ बनने की कोशिश करने वाले मनोज को लोगों ने वास्तव में श्रेष्ठ मान लिया था। उसने कमरे पर पहुंचकर कोचिंग में मिले नंबरों का पूरा किस्सा पांडे को सुनाया। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि मनोज क्लास में टॉप कर सकता है। पांडे ने मनोज के उत्तर को सरसरी निगाह से देखा और पेपर पलंग पर लगभग फेंकते हुए कहा, क्लास में इस तरह के आयोजनों को कोचिंग चलाने के हथकंडे के रूप में देखा जाना चाहिए। आप व्यर्थ ही खुश हो रहे हैं। आपके उत्तर सामान्य हैं, मुझे इनमें कोई विशिष्टता नजर नहीं आ रही है। पांडे के भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई थी। पांडे खुद को हिंदी का विद्वान मानता था और मनोज को हिंदी का एक सामान्य विद्यार्थी, इसलिए पांडे आज उसकी उपलब्धि पर कूढ़ रहा था। पांडे की नकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर मनोज को दुख हुआ, पर उसने पांडे से कुछ नहीं कहा। वह फिर से अपने लिखे उत्तर पढ़ने लगा। एक दिन क्लास में सुप्रिया ने मनोज से पूछा कि क्या वह उसे प्रेमचंद की कहानी कफन समझा सकता है। मनोज उसका आग्रह टाल नहीं सका। दोनों मुखर्जी नगर के एक पार्क में बैठ गए। मुखर्जी नगर के इस पार्क की रंगत निराली थी। आसपास की कई बेंचों पर कई लड़के लड़कियां जोड़ों में बैठे हुए थे। कुछ आपस में बातें कर रहे थे, कोई किसी किताब को संयुक्त रूप से पढ़ रहा था। एक जोड़ा दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठा हुआ था। मनोज के लिए पार्क का यह दृश्य एकदम नया और रोमांचित करने वाला था। लड़की ने मनोज को एक 5 स्टार चॉकलेट दी। मनोज को यह समझ नहीं आया कि वह चॉकलेट खा ले या जेब में रख ले। वह चॉकलेट हाथ में पकड़ा रहा। लड़की के पास शायद समय का अभाव था। वह व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह सीधे विषय पर आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी कफन कहानी की किताब साइड में बेंच पर रखकर मनोज से बोली, मनोज मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। इतना कहकर सुप्रिया की नज़र पास की बेंच पर बैठे उस जोड़े पर चली गई जो एक दूसरे की आंखों में खोया हुआ था। अब उस जोड़े ने एक दूसरे के हाथ अपने हाथों में थाम लिए थे। मनोज को समझ नहीं आया कि वह लड़की की बात पर क्या प्रतिक्रिया दे। वह अपनी नज़रें लड़की से मिला नहीं पा रहा था। आज की चर्चा से उसने यही समझा कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो लड़की की पसंद प्यार में बदल सकती है। सब ठीक से यहाँ मतलब उसके आईएएस या आईपीएस बनने से था। लड़की उसमें उम्मीदों वाला लड़का खोज रही थी। लड़की दिल्ली में आईएएस बनने आई थी। यदि वह खुद न बन पाए तो उसकी कोशिश एक आईएएस या आईपीएस प्रेमी ढूंढने की थी। लड़की ने उसके लिए अच्छी भूमिका बना ली थी। आईएएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। मनोज और पांडे दोनों नेहरू बिहार के एक साइबर कैफे रिजल्ट देखने पहुंचे। मनोज का दिल जोर से धड़क रहा था। पांडे ने यह प्रीलिम्स नहीं दी थी, इसलिए वह अविचलित था। मनोज ने इंटरनेट पर रिजल्ट देखा। उसके जीवन की पहली प्रीलिम्स क्लियर हो गई। मनोज की कोचिंग का समय हो गया था, इसलिए प्रीलिम्स निकलने की खुशी में वह उत्साह और प्रसन्नता में लगभग दौड़ता हुआ कोचिंग की ओर चल दिया। कोचिंग के बाहर प्रीलिम्स में सफल हुए कई लड़के लड़कियां आपस में बातें कर रहे थे। ग्वालियर में बड़ी मुश्किल 1-2 लड़कों का आईएएस प्रीलिम्स निकलती है। यहाँ तो जिसकी देखो उसी की आईएएस प्रीलिम्स क्लियर हो गई है। अभी तक उसे प्रीलिम्स बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही थी, पर जब उसने देखा कि उसकी आधी क्लास की प्रीलिम्स क्लियर हो गई है तो उसे समझ आ गया कि प्रीलिम्स तो केवल मुख्य परीक्षा देने का प्रवेश द्वार है। असली लड़ाई तो मुख्य परीक्षा में होगी। मनोज कोचिंग के अंदर पहुंचा तो पता चला कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के कारण आज क्लास 15 मिनट देर से लगने वाली है। मनोज फीस काउंटर के पास ही खड़ा हो गया। कोचिंग के डायरेक्टर वर्मा मैडम एक लड़की को हिंदी साहित्य के बारे में बता रही थी। मैडम ने उस लड़की से पूछा, आपने हिंदी साहित्य पहले कभी पढ़ा है? नहीं, लड़की ने कहा। पास खड़े मनोज ने मैडम को नमस्ते किया तो मैडम ने भी मुस्कुराकर मनोज के अभिवादन का उत्तर दिया। मैडम ने उस लड़की से कहा, देखिए मनोज है, इसने पिछले टेस्ट में क्लास में टॉप किया है। लड़की ने एक नज़र मनोज को देखा और वापस वर्मा मैडम की ओर देखने लगी। मैडम ने लड़की से कहा, आप मनोज से कोचिंग की पढ़ाई के बारे में बात कर सकती हैं। 1 महीने में मनोज के लेखन में बहुत सुधार हुआ है। फिर मैडम ने मनोज से अपनी बात की पुष्टि करवानी चाहिए। क्यों मनोज, मैं ठीक ही कह रही हूँ ना? जी मैडम, मनोज ने उत्तर दिया।
मनोज को वास्तव में विकास सर की कोचिंग के कारण हिंदी साहित्य में गुणात्मक परिवर्तन नजर आ रहा था। मेरा नाम श्रद्धा है, मैं अल्मोड़ा के रहने वाली हूँ। आज ही दिल्ली आई हूँ। मैंने हिंदी साहित्य पहले कभी नहीं पढ़ा। कैसी है यह कोचिंग? क्या मैं एकदम नया विषय कवर कर लूंगी? श्रद्धा के चेहरे पर एक नए विषय का खौफ साफ नजर आ रहा था। विकास सर के यहाँ कोचिंग करने का उसका निर्णय सही है, इसका समर्थन वह एक अजनबी लड़के से चाह रही थी। मनोज कुछ देर तक श्रद्धा की उत्सुकता और उम्मीदों में डूबी हुई आंखों को देखता रहा। मनोज ने अजनबी लड़की की शंका का समाधान किया। विकास सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। उन लोगों के लिए तो बहुत उपयोगी है जो हिंदी में एकदम नए हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं, तुमने सही निर्णय लिया है। क्लास का समय हो गया। दोनों क्लास में साथ साथ बैठ गए। विकास सर ने क्लास में आकर सबसे पहला प्रश्न किया, प्रीलिम्स किस किस का क्लियर हुआ है? मनोज के साथ लगभग आधी क्लास ने हाथ खड़े कर दिए। विकास सर ने भीड़ को बधाई दी। पास बैठी श्रद्धा ने मनोज से आश्चर्य से पूछा, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया? मनोज ने कहा, जी। श्रद्धा ने आगे पूछा, कौन सा अटेम्प्ट था? मनोज ने फिर उत्तर दिया, पहला। आईएएस में केवल 4 अटेम्प्ट्स देने को मिलते हैं। ऐसे में पहले ही अटेम्प्ट्स में मनोज की प्रीलिम्स क्लियर होना उसे श्रद्धा की नज़रों में योग्य बना रही थी, क्योंकि श्रद्धा के अल्मोड़ा की स्थिति भी ग्वालियर जैसी ही थी। वहाँ भी आईएएस आईपीएस प्रीलिम्स निकालने वाले बिरले ही होते थे। एक दिन शाम को मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के सामने मेरठ वाला रेस्टोरेंट पर कोचिंग से फ्री हुए कुछ लड़के लड़कियां समोसे खा रहे थे। कुछ लोग चाय पी रहे थे। मेरठ वाला से लगी हुई किताबों की दुकान पर खड़ा मनोज इस महीने आई प्रतियोगिता दर्पण खरीद रहा था। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, हेलो मनोज। मनोज ने पलटकर देखा तो सामने आसमानी रंग के सूट में श्रद्धा खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मनोज ने बातचीत का सिलसिला चलाया, कहाँ कमरा लिया है आपने? मुखर्जी नगर 1229 में, श्रद्धा ने कहा। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मनोज ने बात आगे बढ़ाते हुए श्रद्धा से पूछा। हिंदी साहित्य उतना भी सरल नहीं है जितना लोग कहते हैं। मुझे तो बहुत कठिनाई हो रही है। श्रद्धा ने उदास स्वर में पढ़ाई की अपनी तकलीफ मनोज से कही। मनोज को लगा कि यह लड़की दिल्ली में पढ़ने वाली दूसरी लड़कियों से अलग है। उसे श्रद्धा सरल और पढ़ाई के प्रति चिंता करने वाली लड़की लगी। श्रद्धा का हॉस्टल नेहरू विहार पुल के पहले ही था। दोनों साथ साथ ही चलने लगे। दोनों के बीच 1-2 मिनट चुप्पी बनी रही। मुखर्जी नगर से नेहरू विहार जाने वाले रास्ते में प्रकाश कम था। मनोज और श्रद्धा कम चहल पहल वाले अधेरे रास्ते पर बढ़ रहे थे। शुरू में कोई भी नया विषय इसी तरह तकलीफ देता है, पर कुछ महीनों में आपको हिंदी साहित्य समझ में आने लगेगा। मनोज ने बातचीत आगे बढ़ाने के साथ साथ श्रद्धा के पढ़ाई के तनाव को कम करने की भी कोशिश की। पता नहीं, असमंजस में थी श्रद्धा। उसे तो हिंदी साहित्य कठिन लग रहा था, इसलिए मनोज की बात का समर्थन नहीं किया उसने। चुप्पी बनी रही कुछ देर तक दोनों के बीच। कुछ तो था इस लड़की में जो मनोज को बांध रहा था। चुप्पी खत्म हो इस उद्देश्य से उसने श्रद्धा से पूछा, अच्छा तुम अब्बू खां की बकरी को जानती हो? बात बढ़ाने के उद्देश्य से पूछा गया और यह अप्रासंगिक प्रश्न श्रद्धा को समझ में नहीं आया। प्रश्न का रहस्य समझने के लिए उसकी आंखें सामान्य से बड़ी हो गईं। मनोज ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, हमारे यहाँ कक्षा 5 में अल्मोड़ा के अब्बू खां की बकरी की कहानी कोर्स में चलती थी। तभी से अल्मोड़ा मेरे दिमाग में बसा है एक खूबसूरत पहाड़ी शहर। मनोज को याद था कि श्रद्धा ने पहली मुलाकात में बताया था कि वह अल्मोड़ा की रहने वाली है। मनोज का उत्तर सुनकर श्रद्धा ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्या तुम्हें अब तक वह कहानी याद है? हाँ, मुझे वह कहानी आज भी याद है। याद कैसे न रहती? इतने सुंदर शहर की कहानी कोई कैसे भूल सकता है? मनोज ने हंसते हुए श्रद्धा से कहा। इस सुंदर लड़की के नजदीक जाने के लिए उसने उसके सुंदर शहर की तारीफ को आधार बनाया। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा हंस दी। उसकी भरोसेमंद हंसी ने मनोज को उत्साहित कर दिया। श्रद्धा, क्या तुम्हारे यहाँ बर्फ गिरती है? क्या तुम्हारे घर में कूलर पंखों की जरूरत पड़ती है? वहाँ तो इतनी ठंड पड़ती है कि कूलर पंखे की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। तुम दिल्ली की भयानक गर्मी में कैसे रह लेती हो? तुम्हें तो इतनी गर्मी की आदत नहीं होगी। क्या पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते तुम थक नहीं जाती? क्या जब तुम्हारी बस पहाड़ों का गोल गोल चक्कर लगाकर आगे बढ़ती है तो तुम्हें नीचे देखकर डर नहीं लगता? मनोज बिना श्रद्धा के उत्तर की प्रतीक्षा किए
ढेर सारे सवाल उससे पूछता रहा। श्रद्धा को मनोज के सारे प्रश्न रुचिकर लग रहे थे। उसके शहर के बारे में यह लड़का कल्पना मात्र से कितनी सारी बातें कर रहा था। सुनसान रास्ते से श्रद्धा अपने 1229 नंबर के हॉस्टल की ओर जाने लगी। श्रद्धा को अभी भी मनोज के प्रश्न लगातार उस सुनसान रास्ते में सुनाई दे रहे थे, जिनके उत्तर श्रद्धा नहीं दे पाई थी। मनोज ने श्रद्धा के साथ अधिक समय बिताने के लालच में बंधकर श्रद्धा से पूछा, क्या मैं तुम्हारे हॉस्टल तक तुम्हें छोड़ दूं? श्रद्धा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मनोज ने श्रद्धा को उसके हॉस्टल तक छोड़ दिया और वापस मुड़कर तेज चाल से नेहरू विहार के पुल की तरफ जाने लगा। आज मनोज ने अपने मन में अजीब सी खुशी को महसूस किया। ऐसी खुशी उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस की थी। उसे लग रहा था कि लड़की के मौन में एक भरोसा है और उसकी आंखों में अपनापन। उसका मन श्रद्धा के आसपास ही चक्कर लगा रहा था। अपने कमरे पर आने के बाद भी वह श्रद्धा के ख्यालों में खोया रहा। एक दिन विकास सर की क्लास में घूमते हुए मनोज ने देखा कि सर के यहाँ साफ सफाई और पानी पिलाने का काम करने वाला लड़का बाहर स्टूल पर बैठा है और श्रद्धा जमीन पर बैठकर उसके पैर पर मरहम पट्टी कर रही है। 2-3 स्टूडेंट वहां खड़े यह दृश्य देख रहे थे। पूछने पर वहीं खड़े एक लड़के ने बताया कि छोटू के पैर में चोट लग गई है और श्रद्धा अपने कमरे से फर्स्ट एड किट लाकर उसकी ड्रेसिंग कर रही है। श्रद्धा ने कहा, भैया चिंता मत करो, 2 दिन बाद पट्टी बदल दूंगी। लड़का इस दीदी को आश्चर्य से देख रहा था। श्रद्धा ने मनोज को देखा तो मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों श्रद्धा को इस तरह एक गरीब लड़के की मदद करते देख मनोज की आंखें भीग गई। श्रद्धा ने मनोज को भावुक होते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ मनोज? मनोज कुछ नहीं बोला। दोनों क्लास में चले गए। क्लास के बाद दोनों साथ साथ वापस जाने लगे। श्रद्धा के एक हाथ में उसका फर्स्ट एड किट था, दूसरे हाथ में किताबें। मनोज ने श्रद्धा के हाथ से किट ले लिया। मनोज अपने आप को श्रद्धा की तारीफ करने से नहीं रोक सका। श्रद्धा, तुम बहुत संवेदनशील हो, जो उस लड़के की मरहम पट्टी कर रही थी। श्रद्धा को मनोज की तारीफ में कुछ अतिशयोक्ति लगी। उसने मनोज द्वारा की गई तारीफ को संतुलित करते हुए कहा, नहीं मनोज, मैं एक बीएमएस डॉक्टर हूं, मेरा यह कर्तव्य था। मनोज ने अपने अतीत की किसी तकलीफ को याद करते हुए कहा, श्रद्धा, कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो पैसा न होने पर किसी बुखार से तपते लड़के को अपने क्लिनिक से भगा देते हैं। इस दुनिया में तुम जैसे अच्छे लोग बहुत कम रह गए हैं। श्रद्धा को अपनी तारीफ सुनकर ऐसे लगा जैसे कि उसकी मेहनत का पुरस्कार उसे मिल गया हो। मनोज ने ग्वालियर के डॉक्टर जैन की घटना श्रद्धा को सुनाई। श्रद्धा ध्यान से वह घटना सुनती रही। उसका हॉस्टल आ गया। मनोज नेहरू विहार की ओर मुड़ गया। आज श्रद्धा अपने गेट पर खड़ी मनोज को जाते हुए देखती रही। उसने महसूस किया कि क्लास के इस योग्य लड़के के भीतर कोई अलग ही लड़का छिपा है, जिसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना है। श्रद्धा से मिलने के बाद मनोज को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लड़की गणित के किसी जटिल सवाल सी लगने लगी थी। सफल होने पर प्यार हो जाएगा, असफल होने पर प्यार कैसे कर पाएंगे? गणित में हमेशा फेल होने वाले मनोज का मन उससे दूर होने लगा। साहित्य में रुचि रखने वाले मनोज के मन पर सरल कविता सी श्रद्धा असर करने लगी थी। उस लड़की को जब महसूस हुआ कि मनोज उसे इग्नोर कर रहा है तो उसने ज्यादा लोड नहीं लिया। मुखर्जी नगर में लड़कों की कमी नहीं थी। रूसिया हवाई जहाज के पंखों से बाहें फैला फैला कर उसे पार्क में बैठा बैठा बातें करता रहता। विकास सर ने 10 दिन के लिए निबंध की कैप्सूल क्लास शुरू की। पांडे ने मनोज के साथ विकास सर की निबंध की क्लास ज्वाइन कर ली। मनोज पांडे के साथ न बैठकर उसके आगे वाली पंक्ति में बैठी श्रद्धा के साथ बैठ गया। श्रद्धा के साथ उसका बैठना पांडे को अखर गया। वह श्रद्धा से हंस हंस कर बात कर रहा था, पर पीछे पांडे का चेहरा अपनी रंगत बदल रहा था। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो पांडे उसे घूर रहा था। पांडे को इस बात से कष्ट हो रहा था कि मनोज की दोस्ती एक लड़की से कैसे हो गई। मनोज ने जब पांडे को घूरते हुए देखा तो समझ गया कि मामला बिगड़ रहा है। मनोज ने पांडे के गुस्से को कम करने के उद्देश्य से श्रद्धा का परिचय पांडे से कराते हुए कहा, पांडे जी, ये श्रद्धा है। इनका भी एक विषय हिंदी है। बीएमएस डॉक्टर हैं, बहुत योग्य हैं। मनोज ने श्रद्धा के व्यक्तित्व से पांडे को प्रभावित करने की कोशिश की, जिससे वह श्रद्धा को अच्छा स्टूडेंट मानकर उससे चिढ़ना बंद कर दे।
पर उस पर श्रद्धा की तारीफ का कोई असर नहीं हुआ। पांडे ने अपनी सीट पर बैठे हुए अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए मनोज से कहा, मनोज जी, श्रद्धा तो बहुत योग्य है, पर क्या आपने इन्हें बता दिया है कि आप 12th में फेल हो चुके हैं? मनोज का दिल धक से रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसे श्रद्धा के सामने इस तरह से बेइज्जत कर देगा। श्रद्धा ने पांडे का वाक्य सुन लिया। वह मनोज की तरफ देखने लगी। मनोज उससे नजरें चुरा रहा था। उसे श्रद्धा अच्छी लगने लगी थी। पता नहीं अब श्रद्धा उसके बारे में क्या सोचेगी। उससे दोस्ती रखेगी या उसे पढ़ाई में कमजोर मानकर मिलना बंद कर देगी। क्लास शुरू हो गई। श्रद्धा पूरी क्लास में गंभीर बैठी रही। श्रद्धा की इस गंभीरता से मनोज आशंकित बना रहा। मनोज समझ गया कि श्रद्धा अब उसे किसी तरह पसंद नहीं करेगी। पांडे अपना काम करके विकास सर द्वारा पढ़ाए जा रहे आर्थिक विकास और बाजार विषय पर बड़ी तल्लीनता से उनका लेक्चर सुन रहा था। क्लास खत्म होने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, क्या मैं आपसे 10 मिनट बात कर सकती हूँ? इस प्रश्न से मनोज घबरा गया। पता नहीं क्या बात करना चाहती है श्रद्धा। शायद श्रद्धा यही कहना चाहती है कि वह एक 12th फेल लड़के से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती। श्रद्धा भी तो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती करना चाहती होगी जिसका IAS या IPS बनना तय हो। मनोज इसी उधेड़-बुन में श्रद्धा के साथ साथ चलता रहा। पांडे ने मनोज को श्रद्धा के साथ जाते हुए देखा तो उसने पीछे से आवाज लगाई, मनोज जी रुकिए। शायद पांडे के पास उसके कहने के लिए कुछ और भी था। पांडे की आवाज सुनकर वह वापस आ गया। मनोज जी, आप दिल्ली पढ़ने आए हैं, यह प्रेम लीला बंद कीजिए। क्या तुम्हारी माँ ने इसलिए जेवर गिरवी रखकर पैसे दिए थे? पांडे ने उसे अपने विशिष्ट तरीके से पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। मनोज को अभी भी पांडे पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने पांडे से अपना गुस्सा दबाते हुए बड़े विनम्र स्वर में इतना ही कहा, पांडे, श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है। इतना कहकर उम्मीद और नाउम्मीदों के भंवर में डूबता उतराता मनोज श्रद्धा के पास पहुंच गया। मुखर्जी नगर में जूस की दुकान के नजदीक पहुंचकर श्रद्धा ने उससे पूछा, क्या आप 12th में फेल हो गए थे? फिर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम कैसे निकल गई? मनोज की जैसे सांस अटक गई। उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। कहीं श्रद्धा उसे झूठा तो नहीं समझ रही, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकली, मैं झूठ बोल रहा हूं। मनोज अपने आप को कैसे भी इस विकट स्थिति से बचाना चाहता था। उसने कुछ देर सोचा कि कैसे वह अपने 12th फेल के कलंक को श्रद्धा से छुपाए। फिर उसने निर्णय लिया कि इस लड़की से उसे कुछ नहीं छुपाना। इस लड़की को जरूर जाननी चाहिए कि उसकी वास्तविकता क्या है। इस लड़की से कुछ भी छुपाने का कोई लाभ नहीं। फिर उसे लगा कि यदि श्रद्धा ने मनोज को पढ़ाई में कमजोर मानकर उससे मिलना बंद कर दिया तो, लेकिन पता नहीं कौन सा भरोसा मनोज को अपने सारे सच श्रद्धा से कहने को मजबूर कर रहा था। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हाँ, उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी, इसलिए श्रद्धा मैं फेल हो गया था। 10th में नकल हो गई थी, इसलिए 3rd डिवीजन से पास हो गया था। मनोज ने श्रद्धा से सच कहने का निर्णय ले लिया था। उसकी इच्छा हो रही थी कि श्रद्धा के सामने वह अपने जीवन के सारे पन्ने खोल कर रख दे। झूठ के सहारे दूसरों को प्रभावित करने वाला मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल पाया। उसे लग रहा था कि यह लड़की उसके भीतर बस गई है, इसलिए उसके बारे में सब जानती है। कुछ भी इससे छुपा नहीं है, इसलिए कुछ भी इससे छुपाने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा के हॉस्टल के नजदीक पहुंचकर दोनों हॉस्टल के सामने वाले पार्क में जाकर बैठ गए। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, मैं जानती हूं असफलता क्या होती है। मैंने मेडिकल एग्जाम 2 बार दिया पर MBBS के लिए नहीं चुनी गई। BMS किया मैंने अपने पापा को निराश कर दिया था। मैंने उस परीक्षा में बहुत मेहनत की थी पर मुझे नहीं पता मैं असफल क्यों हो गई थी। शायद IAS में सफल होकर पापा की उम्मीदों को पूरा कर पाऊं। असफलता की करवाहट क्या होती है मैं जानती हूं। श्रद्धा ने मनोज के सच्चे मन को परख लिया था। शायद मनोज की सच्चाई जानकर भी श्रद्धा उससे दूर नहीं हुई, बल्कि उस कहानी में श्रद्धा को अपनी कहानी नजर आई। श्रद्धा के इस उदार मन को देखकर मनोज की इच्छा हुई कि आज वह अपने अतीत के बारे में श्रद्धा से बात करे। मनोज देर तक अपने गांव ग्वालियर के किस्से श्रद्धा को सुनाता रहा। श्रद्धा कभी उसके संघर्ष किस्से सुनकर गंभीर हो जाती, कभी आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखती रहती।
कभी किसी बात पर देर तक हंसती रहती। शाम अब रात में तब्दील हो गई थी, पर मनोज का मन अब हल्का हो गया था। 12th फेल मनोज की असफलता से श्रद्धा ने अपनी असफलता को जोड़ दिया था। अतीत की इन असफलताओं को भुलाकर दोनों भविष्य में सफलता की राह पर बढ़ना चाह रहे थे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 23वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, इसके आगे की कड़ियों का वाचन आप अगले वीडियो में सुन सकते हैं। धन्यवाद।